हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एमके नॉलेज ग्रुप में आपका स्वागत है पुनः। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीजीपीएससी के सेकंड पेपर के बाद हमने इसे थर्ड पेपर को लाया है, जो कि इसमें भाग 2 के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इसमें संविधान और लोक प्रशासन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये जो कॉपी है एक टॉपर के द्वारा 2018 में जो एग्ज़ाम लिए गए थे उन सभी एग्ज़ाम का है। तो इस प्रकार से आप इसे मॉडल आंसर के रूप में देख सकते हैं, किस प्रकार से आपके एग्ज़ाम में आंसरों को लिखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं किस प्रकार से इन्होंने अंक को प्रदान किया हुआ है। तो पहला है लोक प्रशासन, जो है लोक प्रशासन के संविधान में पहला क्वेश्चन जो है हमारा संवैधानिक संशोधन की विधियों के बारे में बताया गया है। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक ज़रूरी सूचना है कि जो भी वीडियो हम बनाते हैं उन सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप एमके नॉलेज ग्रुप से है और उसमें आप वहां पर ज्वाइनिंग हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया गया है और आप एमके नॉलेज ग्रुप अगर वहां पर लिखते हैं, ठीक है, एमके नॉलेज ग्रुप आदि आप वहां पर लिखेंगे तो आपको वहां पर टेलीग्राम में इसके नोट्स भी मिलेंगे और इसके पीडीएफ भी मिलेंगे और करंट अफेयर्स से भी हम तैयारी करवाते हैं और उस प्रकार के मेंस के आपके प्रैक्टिस का जो क्वेश्चन होता है तो वहाँ पर क्वेश्चन आंसर भी कराया जाता है। तो इस प्रकार के बहुत सारे आपके बेनिफिट होंगे, इसलिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप एमके नॉलेज ग्रुप को भी सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है और जो हम प्रीवियस में जो इसके हैं 1 2 3 4 5 के जो वीडियो बनाए हैं उनका आपका आई बटन में लिंक आपको दिख रहा होगा, वहाँ पर आपको दिख जाएगा और इसके डिस्क्रिप्शन में भी बहुत सारे लिंक दिए गए हैं। तो और इसके आप प्ले लिस्ट में जाकर और भी प्रश्नों को आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सीजीपीएससी के मेंस एग्ज़ाम हम दे सकते हैं। अगर हम बात करें तो एक मेंस हमारा एग्ज़ाम 15 मार्च को होने वाला है और जो हमारा नेक्स्ट जो मेंस होने वाला है वह हमारा जून में होने वाला है। उस दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन सभी क्वेश्चनों को हम देखकर यह अनुभव कर सकते हैं कि किस प्रकार से हम क्वेश्चनों को लिखें और किस प्रकार से हमें मार्किंग किया जाएगा। ये जो मार्किंग किया गया है आरटीआई द्वारा पेपर निकाला गया है, टॉपर का एक कॉपी है और इसमें आपको उनके द्वारा जो भी मार्क्स दिए गए हैं उन सभी मार्कों को भी आपको हम बताते चलेंगे। चलिए हम बात करते हैं तो संवैधानिक संशोधन की विधियाँ क्या है। अनुच्छेद 360 में संविधान संशोधन के विधियों को उल्लेख है, ठीक है। सामान्य संशोधन संसद के बहुमत से, अनुच्छेद 3 विशेष संशोधन, ठीक है, सदन में उपस्थित सदस्यों के 2/3 मत तथा कुल सदस्य का बहुमत अर्थात 249 312 में किए गए हैं। फिर आता है विशेष संशोधन के साथ आधे से अधिक जो है विधानमंडल का अनुमोदन होना चाहिए। तो इस प्रकार से संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वह 3 चरणों में होती है। पहला हम देख लिए यहाँ से सामान्य संशोधन, दूसरा है विशेष संशोधन और तीसरा है संशोधन की तीसरी प्रक्रिया है जिनमें आधे से अधिक विधानमंडल का भी सहयोग या अनुमोदन होता है। तो इस प्रकार से इन्हें 1.5 नंबर इनको प्राप्त हुआ है। तो दोनों में 1.5 नंबर अंक बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से आंसर बहुत अच्छा है, इसी प्रकार से आप पूरे आंसर को लिखते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सुशासन का अर्थ क्या है। 2018 में पूछा गया था, इसका जो इन्होंने देखिए किस प्रकार से अच्छे से लिखा हो और 1.5 नंबर इनको प्राप्त हुआ है। सुशासन मतलब सुशासन ऐसे शासन से जो नागरिक और समाज की दृष्टि से अच्छा हो अर्थात कल्याणकारी राज्य हो। और सुशासन के लक्षण में हम आते हैं पारदर्शिता होना चाहिए, उत्तरदायित्व होना चाहिए और जवाबदेही होना चाहिए और नागरिक भागीदारी और विधि का प्रशासन होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप अच्छे से सुशासन का अर्थ निकलते हैं। तो इस प्रकार से आपको 1.5 नंबर 2 नंबर में मिल जाते हैं, ठीक है। 30 शब्दों में लिखना होता है और आप देख सकते हैं कि इन्होंने किस प्रकार से अच्छे से लिखा हुआ है। इस प्रकार से आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। जो महत्वपूर्ण तथ्य आप फैक्ट रहते हैं उन फैक्टों को आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से अंडरलाइन करेंगे और इस प्रकार से नंबर देकर भी आप लिख सकते हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 प्रकार से नंबरिंग करके भी आप अच्छे से क्वेश्चन को लिखेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा मार्क आपको मिलता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 2018 में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया था और उनके द्वारा लिखा गया है किस प्रकार से क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। यह सभी चीज़ें आपके ध्यान देने योग्य है। प्रश्नों की संख्या काफ़ी अधिक रहती है, 46 प्रश्न होते हैं सभी मिलाकर और हमें 3 घंटे के अंतर्गत लिखने होते हैं। तो उसमें हमें शब्दों की सीमा की भी ध्यान रखना पड़ता है और अच्छे से हम उसको समझा कर भी आंसर दे सकते हैं। तो इसमें लिखा गया है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक पंथ निरपेक्ष समाजवादी गणराज्य का अर्थ बताइए, ठीक है। तो भारत की संविधान की प्रस्तावना भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक पंथ निरपेक्ष समाजवादी घोषित करता है और संपूर्ण प्रभुत्व जो है बाह्य रूप से स्वतंत्र लोकतांत्रिक प्रतिनिधियों का निर्वाचन, पंथ निरपेक्ष सभी को धार्मिक स्वतंत्रता, गणराज्य राष्ट्र के रूप में प्रमुख राष्ट्रवादी का निर्वाचन क्या है। थोड़ा सा और स्पष्ट लिखा जा सकता है जिसमें कि हम
पंथ निरपेक्ष की परिभाषाओं को भी हम इसमें पुट करें तो हमें लगभग इसमें हम बात करें तो 1.5 नंबर तक हम प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं कि भारत में ब्रिटेन, ठीक है, भारत में ब्रिटेन के क्या होते हैं, समान संसदीय शासन है और इसके लक्षण क्या क्या होंगे उसे हम बताना है। देखिए, द्विसदनीय है, कार्यपालिका और विधायिका में समन्वय है, वास्तविक कार्यपालिका, नाम मात्र का कार्यपालिका, सरकार के निचले सदन का प्रति उत्तरदायित्व। इस प्रकार से इन्होंने लिखा है। आप और अच्छे से जो भी इनके लक्षण हैं उनको पॉइंट में डालकर और स्पष्ट रूप से मेन पॉइंट के लिखेंगे तो आपको 1.5 नंबर इनमें भी मिलने की संभावना है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से इन्होंने लिखा है और 1 नंबर इनको दिया गया है। थोड़ी सी और हम सुधार कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो आप देखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विकास की विशेषताएं को बताना है। इसको आपको बताना है कि विकास की विशेषताएं को बताइए, ठीक है। ऐसे प्रशासन को राष्ट्र में क्या होता है, विकास को प्रोत्साहित करें और विकास प्रशासन कहलाता है। ऐसे प्रशासन को राष्ट्र में विकास को प्रोत्साहित करें, राष्ट्र में ऐसे प्रशासन जो राष्ट्र में क्या होता है विकास को प्रोत्साहित करे तो उसे हम विकास प्रशासन कहलाता है। जैसे विशेषताओं में नवीन अवधारणा है, कल्याणकारी राज्य की तीव्र विकास और अंतिम नागरिक तक विकासात्मक कार्य और जन भागीदारी को बताया गया है। तो इस प्रकार से 1 नंबर मिला हुआ है। तो विशेषताओं को भी और अच्छे से हम परिभाषाओं को भी अच्छे से लिख पाएँ तो और भी बेहतरीन आंसर प्राप्त कर सकते हैं। अभिप्रेरणा से क्या तात्पर्य है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में। तो अभिप्रेरणा किसी नेतृत्वकर्ता का वह कार्य जिसके द्वारा वह अपने संगठन के सदस्यों में ईमानदारी व मेहनत से कार्य करने के लिए बिना किसी दबाव से प्रोत्साहित करता है, उसे अभिप्रेरणा कहते हैं। अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन का है। तो मोटिवेशन का अर्थ आप लोग पढ़े होंगे कि मोटिवेशन वह तत्व है जिसके द्वारा हम किसी कार्य को करने में प्रोत्साहित होते हैं या उस कार्य को करने में हमें क्या होते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं या उसको हम मन के साथ करते हैं, ठीक है। किसी के प्रेरणा स्रोत वचन सुनकर या किसी के प्रेरणा स्रोत कहानी को सुनकर इस प्रकार की चीज़ें आती हैं। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं तो अभिप्रेरणा कहलाती हैं। इस प्रकार से आप एग्जाम्पल भी थोड़ा लिखने की कोशिश करेंगे तो निश्चिंतः आपको आधा 1 नंबर और बढ़ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संवैधानिक उपचारों का क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने लिखने की कोशिश की है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत और इन्हें कितने मार्क्स मिले हुए हैं, ठीक है। देखिए, संवैधानिक उपचारों के माध्यम में उन्होंने लिखा है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 व 226 जो है हमारा उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत है और 32 जो है हमारा सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का है और जो 226 हमारा राज्य का है, उच्च न्यायालय का है, ठीक है। जिनमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट अधिकारियों की रक्षा के लिए 5 रिट जारी करता है, ठीक है। जिसके अंतर्गत बंदी, प्रतीक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिरोध और क्या होता है उत्प्रेषण। इस प्रकार से इन्होंने 30 शब्दों में लिखा है और इन्हें 2 में से 2 नंबर प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विधि निर्माण की प्रक्रिया के समझाइए इसके बारे में कि किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों को हम लिख सकते हैं। तो इनमें लिखा गया है कि भारत में विधि का निर्माण संघ स्तर पर और संसद के द्वारा तथा राज्य स्तर पर विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। विधेयक के 2 सदनों ने जैसे किसी सदन में लाया जाता है, दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के अनुमोदन से विधेयक को विधि बन जाता है। राज्यों में विधानमंडल की अनुमति के पश्चात राज्यपाल के अनुमोदन से विधि बनता है। तो इस प्रकार से इन्होंने विधि प्रक्रियाओं को समझाने का प्रयत्न किया है। 1 नंबर इन्हें प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है जिला प्रशासन और कलेक्टर की क्या भूमिका है, उनकी विवेचना कीजिए। कलेक्टर जिला प्रशासन का प्रमुख अधिकारी होता है, उनकी भूमिका को हम समझेंगे, ठीक है। वह प्रमुख राजस्व अधिकारी होता है, पहला उनका प्रमुख राजस्व अधिकारी है। दूसरा है प्रमुख दंडाधिकारी होते हैं। तीसरा जिले का निर्वाचन प्रमुख होता है। चौथा प्रमुख आपदा प्रबंधन अधिकारी हैं। छठा है शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून और प्रमुख अधिकारी। भारत में IAS अधिकारियों को लिए जिला कलेक्टर बनाया जाता है। इस प्रकार से इन्होंने पूर्ण रूप से लिखा है और इन्हें 2 नंबर प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। इस प्रकार से कलेक्टर विभिन्न लगभग 55 से 56 जो भी संस्थाएं हैं उनके अध्यक्ष का कार्य भी करते हैं। तो ये भी चीज़ें आप उनको नोटिस कर सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति की विवेचना करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसका बारे में बताया गया है अनुच्छेद 52 के तहत भारत एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति संघ का कार्यपालक प्रमुख होगा। अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह से काम करेगी, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को अमेरिकी राष्ट्रपति के समान शक्तियां प्राप्त नहीं है, इसलिए भारत के राष्ट्रपति को नाम मात्र का कार्यपालिका कहा जाता है। यहाँ इनको 4 में 4 नंबर प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है
आपको निस्संदेह अच्छा मार्क देता है। इस प्रकार से आप जब संविधान के कुछ चीज़ें लिखते हैं तो उनमें संविधान के हमें अनुच्छेदों को लिखना होगा। जैसे कि उन्होंने लिखा है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के तहत भारत के एक उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति संघ का कार्यपालक होगा, अनुच्छेद 74 के तहत क्या कहता है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह में काम करेगा और भारत के राष्ट्रपति को अमेरिकी राष्ट्रपति के समान शक्तियां भी प्राप्त नहीं है, इसलिए भारत के राष्ट्रपति को नाम मात्र की कार्यपालिका बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रमुख कहा जाता है क्योंकि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह पर काम करती है और मंत्रिपरिषद के सुझाव को एक दूसरे के अधिक बार नहीं लौटा सकता है और मंत्रिपरिषद के सलाह पर क्या होता है, राज्यपाल, न्यायाधीश, निर्वाचन प्रमुख और नियुक्ति और बर्खास्तगी का कार्य भी करता है। ठीक है, सरकार के सलाह पर अध्यादेश, राष्ट्रपति शासन, आपातकाल की घोषणा भी कर सकता है, विभिन्न संवैधानिक पदों के लिए नियुक्ति करता है। इस प्रकार के देखने से हमें मिलता है और हमें राष्ट्रपति जो है रबर स्टॉम्प की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में राष्ट्रपति संविधान का संरक्षक, आपात स्थिति में देश का संचालक तथा संवैधानिक प्रमुख तथा देश का प्रथम नागरिक कहलाता है। पूर्ण आंसर है इन्होंने 4 नंबर प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के संगठन और शक्तियों की विवेचना कीजिए। भारत में संघीय संविधान के तहत केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का पृथक्करण किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के एक सदनीय विधानमंडल अर्थात विधानसभा है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद क्या होता है 170 में किया गया है। चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं संगठन की बात करेंगे। इसमें क्या होता है, कुल इसमें 50 निर्वाचन सदस्य हैं, एक इसमें है एक एंग्लो इंडियन मनोनीत सदस्य होगा और 29 सदस्य अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रहते हैं। ठीक है, 10 सदस्य अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के द्विसदनीय अर्थात विधान परिषद नहीं है, यह एक सदनीय है। विधानसभा प्रमुख विधानसभा अध्यक्ष होता है। वर्तमान में डॉक्टर चरण दास महंत विधानसभा के अध्यक्ष हैं। शक्तियाँ, राज्य सूची के तहत लगभग 53 विषय हैं और इस समाप्रति सूची के तहत 65 विषय हैं में कानून बनाने का अधिकार राष्ट्रपति को। निर्वाचन की शक्तियाँ, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की शक्तियाँ और सरकार पर नियंत्रण की शक्तियाँ भी प्रदान किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत प्रमुख विशेषता लिखना है। इसको 10 नंबर का है, 125 शब्दों में लिखना है। उच्चतम न्यायालय के प्राथमिक अपीलीय अधिकारों को भी लिखना है। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे किस प्रकार से लिखा गया है। तिहत्तरवें संविधान संशोधन 1982 के तहत, ठीक है, 73वें संविधान जो है संविधान संशोधन 1982 के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान किया गया है और छत्तीसगढ़ जो प्रदेश है पंचायती राज अधिनियम 1993 2001 छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ सदन के पंचायती राज अधिनियम 1993 के संघ के साथ अपनाया गया है, जिनकी प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत। ठीक, दूसरा है 10,971 ग्राम पंचायतें हैं, 146 जनपद पंचायतें हैं और 27 जिला पंचायतें हैं। महिलाओं के लिए प्रत्येक स्तर पर 50% आरक्षण है। अनुसूचित जाति तथा जनजाति को क्रमशः 12वां तथा 33% आरक्षण का प्रावधान है। पंचायतों में क्या होता है 25 विषय सौंपे गए हैं। अनुच्छेद 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग को गठन का विषय है। अनुच्छेद 243 आई के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन करता है और 5 वर्षीय कार्यकाल का प्रावधान करता है। सरपंच का प्रत्यक्ष चुनाव जो होता है, इस प्रकार से सभी जो है पक्षों को इन्होंने लिखा है और सभी विषय को लिखा हुआ है। सदस्यों के लिए प्रत्येक स्तर पर प्रत्यक्ष चुनाव भी किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट 3 के बारे में। छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके बारे में हमें किस प्रकार से लिखना चाहिए। चलिए हम इसको 2018 का हमारा मेंस का है और यह टॉपर की कॉपी है और उनके द्वारा किस प्रकार से आंसर को बेहतरीन किया गया है, इस प्रकार की चीज़ों को हम ध्यान से देखेंगे। ठीक है, सिंगनपुर की गुफाओं के चित्रों के विषय में जानकारी दीजिए। तो सिंगनपुर की गुफा जो है रायगढ़ जिले में स्थित है। विषय वस्तु पूरा पाषाण काल है तथा नवपाषाण काल से संबंधित है। चित्रकला में उस समय क्या होता है, समाज का उल्लेख, शिकार, हस्त चरित कुदाल की प्राप्ति है। मानव आकृतियाँ, सीढ़ी आकृति और रेखांकित है। तो इस प्रकार की चीजें हैं और भी कुछ थोड़ा सा बेहतर लिखा जा सकता है। छत्तीसगढ़ में सातवाहन वंश की सत्ता के संबंध में उपलब्ध साक्ष्यों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें देखा गया है कि गुप्त शासकों के पूर्व लगभग क्या होता है 200 वर्षों तक छत्तीसगढ़ में सातवाहन वंश के अंतर्गत आया था और जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान था। साक्ष्य और क्या होता है बालपुर से अपीलक की मुद्राएं मिली है और मलहर से क्या होता है वेदश्री में लिखित मुहर तथा चक्र बेड़ा से सिक्के प्राप्त हुए हैं और किरारी से काष्ठ स्तंभ तथा मलहर से चतुर्भुजी विष्णु के मंदिर भी मिले हैं। इस प्रकार से सभी पक्षों की इन्होंने लिखा है और 1.5 नंबर इन्हें मिला हुआ है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के सर्वपुरीय वंश के बारे में। छत्तीसगढ़ में सर्वपुरीय वंश के हम बारे में अगर हम बात करें तो इनके वंश के बारे में हम बात किया गया है। ठीक है, सर्वपुरीय वंश की स्थापना 5वीं जो है 6ठी शताब्दी में किया गया था
और इनके जो है प्रारंभिक राजधानी जो है सरभपुर सारंगपुर में आया था। ठीक है, प्रसन्न मात्र ने क्या होता है मल्हर को राजधानी बनाया तथा प्रवरसेन, ठीक है, प्रवरसेन से क्या होता है श्रीपुर तथा श्रीपुर को राजधानी बनाया है। ठीक है, प्रवरसेन ने श्रीपुर को राजधानी बनाया है। इस प्रकार से इन्होंने कोशिश की है और उसके वन स्थापना का उल्लेख करने की बताया गया था। 1 नंबर इन्हें प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कलिंग राज ने दक्षिण कौशल एवं उसके किस प्रकार के अधिकारों को प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शंकरगढ़ मुग्धतुंग ने वाणवंशी विक्रमादित्य को हराकर छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना किया था। दूसरे पश्चात इसके हैं, ठीक है, इसके पश्चात कलिंग राज्य ने 1000 से 1020 ने पुनः दक्षिण कौशल पर साम्राज्य किया और तुमाड़ को राजधानी बनाया तथा पांडु वंश का पूर्ण रूप से पतन हो गया। नेक्स्ट हम बात करने वाले छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ के महारसिया का मामला क्या है, इसके बारे में इन्होंने नहीं लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रिटिश शासन के विरुद्ध में सुरेंद्र शाह के विद्रोह के बारे में समझ में आप क्या समझते हैं। ठीक है, सुरेंद्र शाह बरगढ़ वर्तमान उड़ीसा के शासक थे तथा छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता आंदोलन का अंतिम शहीद माना जाता है। ठीक है, इन्होंने वीर नारायण सिंह के पुत्र के अंतर्गत अंग्रेजों की नीतियों का विरोध किया था। अंतिम शहीद भी इन्हें माना जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और इन्होंने वीर नारायण सिंह के पुत्र को अंग्रेजों की नीतियों का विरोध किया जिसके कारण इनके मिले हुए हैं। ठीक है, इन्हें अंतिम शहीद माना जाता है और इन्होंने वीर नारायण सिंह के पुत्र और अंग्रेजों की नीतियों का विरोध किया जिसके कारण इन्हें असीरगढ़ के किले में कैद रखा गया था और इनकी मृत्यु हो गई। तो उनके संबंध को और विस्तृत लिखने की कोशिश करते तो शायद इनमें और अच्छा 1.5 नंबर इनको मिला हुआ है, काफ़ी अच्छा आंसर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान किन नेताओं ने अपनी उपाधियों का त्याग किया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, प्री में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ते चलेंगे। चलिए हम बात करते हैं कि असहयोग आंदोलन क्या है। 1920 और 22 के दौरान उपाधियों का त्याग किया था, एक प्रमुख कार्य थे। ठीक है, वकालत और उनके खान साहब। ठीक है, वकालत के त्याग किन्होंने किया था? घनश्याम गुप्त ने दुर्ग से हैं, रविशंकर शुक्ल रायपुर से हैं और राघवेंद्र राव जो है बिलासपुर से हैं तथा राय साहब वामन राव लाखे। ठीक है, राय साहब ने वामन राव लाखे की उपाधि को त्याग किया था और वकालत का भी त्याग इन्होंने किया था। और खान साहब ने क्या होता है, शेर खान ने क्या होता है, खान साहब की उपाधि को त्याग किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1842 में रायपुर में हुई डायनामाइट कांड के संक्षेप में जानकारी दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिलख नारायण अग्रवाल के नेतृत्व में किया गया था, जिसने क्या होता है जेल में बंद स्वतंत्र सेनानियों को जेल में भागाने के लिए जेल के दीवार डायनामाइट से छुड़ाने की योजना बनाया गया था। हालांकि यह योजना असफल रही थी। ठीक है, तो इस प्रकार से और भी थोड़ा सा बेहतरीन लिखने की कोशिश करें तो और भी आधा नंबर मिल सकता है। प्रयाग के प्रशस्ति के बारे में क्वेश्चन आया था, इसके बारे में क्या क्या लिखा था इन्होंने और किस प्रकार से हम क्वेश्चन को लिखेंगे ताकि अच्छा नंबर प्राप्त किया जा सके। अब हम बात करते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति का निर्माण हरिसेन के द्वारा किया गया था, जो कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। इसमें उल्लेख है कि समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण अभियान के दौरान दक्षिण कौशल वाकटक नरेश, ठीक है, वाकटक नरेश के ठीक है वंश के राजा महेंद्र सेन तथा महाकांतर के राजा व्यागराज को हराया था। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति का निर्माण हरिसेन के द्वारा किया गया था और जो कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। इसमें क्या होता है उल्लेख है कि समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण अभियान के दौरान दक्षिण कौशल वाकटक वंश के राजा महेंद्र सेन व महाकांतर के राजा व्यागराज को हराया था। यह प्रशस्ति उस समय के लिए आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को भी बताता है। तो इसमें 4 में आपका 2.5 नंबर मिला हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बस्तर के छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर प्रथम के बारे में बताइए। ठीक है, छिंदक नागवंशी शासक 1023 से 1334 ईस्वी की में ठीक है स्थापना जगत देव ने किया था। छिंदक नागवंशी की स्थापना किसने किया था? जगत देव ने किया था। ये पूरी तरह से इनका गलत है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको 0 नंबर प्राप्त हुआ है। आप इस प्रकार क्वेश्चनों को अच्छे से हैंडल करेंगे तो अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और छत्तीसगढ़ के इतिहास से काफ़ी थोड़ा सा डीपली हमें पढ़ना होता है। इस प्रकार की चीज़ों को आप अभ्यास करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप अच्छा आंसर कर पाएंगे। ठीक है, कलचुरी राज्य में अगर हम बात करें तो 36 गढ़ों को विभाजित था। ठीक है, और गढ़ का प्रमुख दीवान होता था और एक गढ़ 12 गाँवों का 7 समूह में बैठा होता था, जिसे हम बरहा कहा जाता है। बरहा का प्रमुख जो है दाऊ होता था और दाऊ का कार्य जो अपने क्षेत्र में से कर वसूलना होता था, जिससे कि गौटिया गाँव का प्रमुख उसका पद मदद करता था। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासन के अंतर्गत बरहो नामक इकाई का परिचय देना था। तो इनका जो है 4 में आपका 2 नंबर मिला हुआ है। तो इस प्रकार से 50% इनका मार्किंग हुआ है।
चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 1937 के अंतर्गत डोडी लोहारा जमींदारी किसान आंदोलन के कारण क्या थे। 1937 में डोडी लोहारा से नरसिंह दास अग्रवाल के नेतृत्व में किसान आंदोलन हुआ था, जिसके कारण निम्न है, ठीक है, अत्यधिक कर वसूलना तथा किसानों का शोषण करना तथा सिंचाई सुविधा न हो पाना, किसानों का ऋणग्रस्त होना तथा उत्पादन कम होना। तो इस प्रकार से आंदोलन के महत्वपूर्ण कारणों को लिखा गया था, जिसके अंतर्गत इन्हें 2 नंबर प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दुर्ग में हुई क्रांतिकारी घटनाओं के बारे में हमको बताना है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। इसका क्वेश्चन हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दुर्ग के कचहरी में रघुनंदन सिंह सिंगरोल के नेतृत्व में आगजनी कांड हुआ था और यह शाह की स्कूल, ठीक है, साथ ही स्कूल में विद्यार्थियों का विरोध भी हुआ और इस दौरान महिलाओं ने भी अपना धरना प्रदर्शन किया, जैसी घटनाओं का भी भाग लिया था। तो इस प्रकार से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दुर्ग में घटनाएं हुई थी, इन सभी चीज़ों का आपको लिखना होता है। 2 नंबर इनको मिला हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ के सोमवंशी शासकों की उपलब्धियों पर आपको प्रकाश डालना है। तो मेंस की तैयारी अभी से आप कर दें और इसी प्रकार से तैयारी करेंगे तो आपका इंटरव्यू, मेंस और प्री की तैयारी इंटीग्रेटेड रूप से आपका हो जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ में सोमवंशी शासकों में क्या होता है, 5वीं शताब्दी से लगभग 9 से 10वीं शताब्दी तक शासन किया था और इनकी राजधानी सिरपुर थी। इनकी स्थापना इंद्रबल ने सर्वपुरीय शासक प्रवर देवद्वितीय का सरकार किया था। और उपलब्धि के बारे में बात करेंगे तो इसकी उपलब्धि है, महाशिवगुप्त बाला अर्जुन के कार्यकाल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल कहा जाता है। सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण भी इनके द्वारा किया गया है, यानी महाशिवगुप्त बाला अर्जुन के द्वारा किया गया है। और यहाँ पर बात करेंगे खरोद में, खरोद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण भी ईशान देव के द्वारा किया गया है। सिरपुर के गंधेश्वर महादेव मंदिर का नाम, ठीक है। सिरपुर में क्या होता है, स्वस्तिक विहार का तथा जनक प्रभु कुटी विहार, ठीक है। इस प्रकार से धार्मिक तथा आर्थिक उन्नति की है। इसी काल में लाल ईंटों का प्रयोग हुआ, महिलाओं की स्थिति अच्छी थी और इस समय हेनसांग छत्तीसगढ़ आए थे, नागार्जुन छत्तीसगढ़ आए थे। तो इस प्रकार के महत्वपूर्ण इन्होंने लिखने की कोशिश की है और इनको 8 में आपको 4 नंबर प्राप्त हुआ है। आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से मार्किंग हो रहा है। इसी प्रकार के आप सभी क्वेश्चनों को थोड़ा थोड़ा समय देते रहें, तभी आप इसमें निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं 1922 में छत्तीसगढ़ के नगरीय सेवा क्षेत्र में जंगल सत्याग्रह के स्वरूप की समीक्षा करना है। 1922 में नगरीय सेवा क्षेत्र में श्यामलाल क्या होता है सोम तथा बिशंबर पटेल पंचम सिंह ने नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह किया गया था। इस सत्याग्रह का प्रमुख कारण था ग्रामीणों को जंगल में पशु चारण में पाबंदी, अंग्रेजों द्वारा वनों की सरकारी क्षेत्र को घोषित किए जाना, लघु वनोपज एकत्रण पर रोक। इस सत्याग्रह को पंडित सुंदरलाल शर्मा के नेतृत्व प्राप्त हुआ तथा यह असहयोग आंदोलन का ही एक हिस्सा था। अंग्रेजों के द्वारा प्रतिबंध लगाने पर ग्रामीणों ने नेताओं के रूप में इसे किया है, ठीक है। नेतृत्व में गायों को जंगल में छोड़ आना, ठीक है। इस प्रकार से ग्रामीणों ने अहिंसा पूर्वक अंग्रेजों की कूटनीति का सामना किया और यह सत्याग्रह अधिकांशतः गैर हिंसात्मक प्रवृत्ति कर रही, अतः अंग्रेजों को ग्रामीणों की मांग को माननी पड़ी। 1930 में हुए गाटासिली, पोडी मोहम्मा, तमोरा, लबरा और जंगल सत्याग्रह का संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा 1922 में सिहावा सत्याग्रह के लिए किया गया था। इस प्रकार से इसका हाईएस्ट मार्क 5 आपको मिला हुआ है। तो इस प्रकार से हाईएस्ट मार्क 5-6 ही आता है, पूर्ण अंक उन्होंने नहीं देते हैं, नहीं दिया है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीय चेतना के विकास में पंडित सुंदरलाल शर्मा का क्या भूमिका है, उनके बारे में आपको रेखांकित करना है। 8 नंबर में 6 नंबर प्राप्त हुआ है। तो राष्ट्रीय चेतना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका के कारण पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है, बिल्कुल। और भूमिका के बारे में बात करेंगे तो इन्होंने नंबरिंग किया हुआ है। पहला है 1906 में मित्र मंडल के द्वारा स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया था। 1918 में जनेऊ कार्यक्रम के द्वारा अछूतोद्वार द्वारा तथा गांवों तक राष्ट्रीय भावना का विस्तार किया। 1920 में कंडेल नहर सत्याग्रह के मांग पूरी की और 1921 में सत्याग्रह आश्रम के द्वारा नौजवानों को राष्ट्रीय चेतना की धारा लाने का प्रयास भी किए गए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1922 में जेल जाना पड़ा तथा जहां उन्होंने क्या होता है जेल पत्रिका लिखा। और 1921 में क्या होता है धमतरी में राष्ट्रीय पंचायत तथा राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की। 1922 में सिहावा जंगल सत्याग्रह, 1923 में हरिजन आश्रम तथा मंदिर प्रवेश, जिसके कारण गांधी जी ने इन्हें गुरु कहा है। पंडित सुंदरलाल शर्मा एक प्रमुख कवि प्रहलाद चरित है तथा ध्रुव चरित भी रहे हैं, जिसके कारण छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आंचलिक साहित्य के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार भी दिए गए हैं। तो इस प्रकार के महत्वपूर्ण चीज़ें लिखी हैं और इनको 8 में 6 नंबर प्राप्त किया है। काफ़ी बेहतरीन आंसर है। तो देखिए इस प्रकार के आंसरों को आप नंबरिंग करके साथ अच्छे से आप लिखेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा अंक प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 175 शब्दों का लिखना है और इसमें आप देख पा रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ के सूबा शासन के अंतर्गत प्रशासनिक व्यवस्था के आलोचनात्मक विवरण को देना है।
भारत छोड़ो आंदोलन में युवाओं की क्या भूमिका है, ठीक है। 1758 से 1787 तक छत्तीसगढ़ में बिम्बाजी भोसले यानी कि सूबा शासन के बारे में उन्होंने क्वेश्चन को लिखने की कोशिश किया है। तो आप इस प्रकार से लिख भी सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का सूबा शासन, इसके बाद यहाँ से आंसर लिखना प्रारंभ करेंगे, ठीक है। या नहीं भी लिखेंगे तो भी वो एग्जामिनर जान जाएगा कि किसके बारे में लिखे हैं, अथवा के बारे में लिखे हैं। यदि अथवा के बारे में लिखे हैं तो और आंसर लिखेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं या डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है। 1758 से 1787 तक छत्तीसगढ़ के बिम्बाजी भोसले का प्रत्यक्ष रतनपुर से शासन रहा है, ठीक है। बिम्बाजी भोसले के बाद बैंकोजी भोसले किस प्रकार से सभी चीज़ों को इन्होंने लिखा है। बिम्बाजी भोसले के बाद बैंकोजी भोसले रतनपुर में क्या होता है, सूबेदार के रूप में अपने प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त किए गए थे। अप्रत्यक्ष शासन किया और 1787 से 1818 तक चला था। इस दौरान छत्तीसगढ़ में मराठा शासन को सूबा कहा गया था। पहला सूबेदार महिपत राव दिनकर हुए थे तथा अंतिम सूबेदार यादव राव दिवाकर था। सूबा शासन के अंतर्गत प्रशासनिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो पहला था, इस दौरान छत्तीसगढ़ को बैंकोजी का जागीर कहा गया। दूसरे सूबेदार में ठेकेदारी पद्धति को अपनाया गया और काम करते थे, अतः ये अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए लोगों का शोषण भी किया करते थे, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा है इनका, इस दौरान विठल राव दिनकर प्रगना पद्धति को उन्होंने लागू किया है, तो इस चीज़ को भी मेंशन किया है और फैक्ट को भी इन्होंने लिखने की कोशिश किया है। चौथा है, छत्तीसगढ़ को 27 प्रगनों में बांटा गया और सामाजिक तथा कानूनी व्यवस्था के अंतर्गत ध्वस्त हो गया था। रतनपुर का प्रशासनिक महत्व कम तथा रायपुर का बढ़ रहा था। इस प्रकार से सूबा शासन के दौरान छत्तीसगढ़ का सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति खराब हो गया था, जिसका उल्लेख फॉरेस्टर ब्लंट तथा कार्ल ब्रुक जैसे ब्रिटिश अधिकारी के यात्रा विवरण से मिलता है। और मिस्टर ब्लंट ने 1795 में इस क्षेत्र को प्रशासनिक दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ का नाम दिया हुआ है। तो इसी प्रकार के नए नए वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए। आप इसे शेयर भी कर सकते हैं जिन भी ज़रूरत होगा। और हमारे टेलीग्राम, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी प्रकार के PDF मिलेंगे, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ें आपको PDF में मिलेंगे। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप का नाम है MK नॉलेज ग्रुप के नाम से है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप वहाँ पर सर्च कर सकते हैं या इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी इसको पहुँचा जा सकता है। तो इस प्रकार के नए नए हम वीडियो बना रहे हैं आप सभी के लिए और इस प्रकार के नई सीरीज आ रहा है, तो प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।